अपराध की प्रकृति और परिभाषा। नेचर एंड डिफिनेशन ऑफ क्राइम। अपराध और अपराधी दोनों को किसी भी सभ्य समाज में या समाज में, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। अपराध और अपराधी को किसी भी समाज में गंदी नजर से देखा जाता, बुरी नजर से, अच्छी नजर से नहीं देखा, घृणा की नजर से देखा जाता। तो ये अपराध जो है, ये आज से नहीं है। जब से आपके समाज की रचना हुई है, जब से मनुष्यों ने इस संसार पे कदम रखा है इस संसार में, तब से ये अपराध शुरू हो गया। और शोधकर्ताओं के लिए, यानी कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के छात्र होते हैं, उनके लिए आपराधिक विधि एक अच्छा शोध का सोर्स है, या यूं कह लो कि शोध के लिए एक मुख्य शाखा है जो शोध करता हो। क्यों है? अब देखो, ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में आया, अकेले आया होगा, दो लोग आए होंगे, दो से चार हुए होंगे, चार से छह हुए होंगे। तो समाज अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजों को गवर्न करता। जब एक सोसाइटी आपकी बढ़ गई, सोसाइटी जब बढ़ गई, लोग जब ज्यादा हो गए, तो क्या होता है कि उसको अरेंज करना शुरू कर देते हैं। जैसे इसको फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपके रूम में अगर एक किताब रखी हो, या एक मोबाइल हो, या कोई भी चीज एक हो, तो उसको अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? या दो हो तो उसको अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कहीं पे भी रख दो। लेकिन जब बहुत सी हो जाती है, तब आप क्या करते हो? तब उनको आप अरेंज करना शुरू कर देते हो। अब उसी तरह से हमारे इस समाज में लोग संगठित होना शुरू हो गए। संगठित मतलब समूह में लोग ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए। अब जब ऑर्गेनाइज होना शुरू हुए, तो बनी सी बात है कि कुछ ना कुछ मारपीट, लेन देन, ये वो शुरू होगा। तो जब वो शुरू हुआ, तो ये हुआ कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो उसके लिए आपस में हम लोगों ने, क्योंकि उस वक्त तो कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कोई लेजिस्लेशन नहीं था, हम लोगों ने आपस में एक नियम बना लिया। आपस में नहीं, उस समाज ने आपस में एक नियम बना लिया कि अगर किसी को तेज बोलना किसी को तेज बोलना अगर किसी भी चीज को अगर अपराध घोषित कर दिया, मान लिया हम ही आपस में इतने लोग हैं बैठे हुए, अभी एक नियम बना लिया जाए कि 7:01 पर किसी की एंट्री नहीं होगी। ये हम लोगों ने एक नियम बना लिया। अब अगर किसी ने 7:01 के बाद आने का प्रयास किया, तो उसको हम भगा दें। तो क्या वो व्यक्ति किसी तरह से ऑब्जेक्शन करके आप लोगों को अपने साथ रख सकता है क्या? नहीं, आप उसका सपोर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि आप ही लोगों ने तो कानून बनाया है और आप ही लोगों ने इसको मान्यता दी है। तो उसी तरह वो समाज संगठित होके अपने आप को मान्यता देता। ठीक। अब अगर उसमें से कोई व्यक्ति उन नियम और कानून को ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो उसके लिए जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति होता है या जो नियम तोड़ता है, वो किसी भी रेफरेंस में हो सकता है। बहुत सी चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं। अगर जैसे वो मिलावटी सामान बेच रहा है, झूठे विज्ञापन दे रहा है, जमाखोरी कर रहा है, लूट कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, यानी उसमें से वो कुछ भी कर रहा है, तो पहले मैंने बताया था कि पहले दंड की व्यवस्था नहीं थी। दंड वो वाला दंड होता था जो प्रतिकर के रूप में होता था, जो कंपनसेट करने का। अगर मान लो इन्होंने आपका कोई सामान चुरा लिया, तो नुकसान तो आपका हुआ, लाभ आपका हुआ। अब उस चुराने की वजह से इनका उतना ही नुकसान नहीं हुआ, उससे कई गुना नुकसान हो गया। जैसे मान लो वो चीज इनकी बाइक थी, बाइक में इनको सुबह दुकान पे जाना था, जब ये आए सुबह देखे तो बाइक गायब, बाइक गायब हो गई। अब बेचारे कैसे जाए दुकान, अब खोज में लग गए, दिमागी टेंशन हो गया, दुकान बंद रही। तो वो खाली लॉस नहीं हुआ, लॉस उसके साथ जितना आगे चीजें हो रही वो देखिए। तो कहने का मतलब कि वहां पे अपराधी को, अपराधकर्ता को अपराधी को प्रतिकर से दंडित किया जाता था, और उस व्यक्ति को जिसका नुकसान होता था उसको प्रतिकर के माध्यम से हम भरपाई करते। ठीक है। तो ये यानी कि एक दूसरे के प्रति, समस्त समुदाय के प्रति समव्यवहार, ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हो, समव्यवहार मतलब होता ट्रांजैक्शन का संवर्धन करने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों ने आपस में नियम कानून बनाए। ये कब ऐसी व्यवस्था चलती थी, जब हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं था, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारा समाज था, समाज में अपराध था। तो उन समाज में होने वाले अपराधों को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने आपस में नियम कानून तय कर। अब जो भी व्यक्ति उन नियम और कानूनों को तोड़ेगा वो दंडित होगा। अब वही चीज उठा के आज के युग में रखे। अब आज के युग में क्या होता है, आज के युग में किसकी बड़ी अच्छी डिफिनेशन दिया गया है कि राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ, अब समझना है इसे, राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो यानी पॉलिटिकली सुपीरियर हो, और आपके सॉवरेंटी यानी संप्रभुता संपन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हो, किसके लिए, अपने अधीनस्थ के लिए। किसके लिए, अपने अधीनस्थ के लिए, यानी अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के लिए बनाए गए नियम और कानूनों का समूह विधि कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, विधि क्या है, आपका क्या आंसर होगा? विधि क्या है, आपका क्या आंसर होगा? राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रभुत्व संपन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अधीनस्थ लोगों के लिए बनाए गए नियम और कानूनों का जो समूह है वही विधि है। अब देखो इसको, अब इसको वैसे, ये तो आपने भाषा में समझ लिया, अब इसको प्रैक्टिकली समझो। अब यहाँ पे राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ कौन होता है?
लेजिस्लेशन। ठीक है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और हमारे एमएलए होते नहीं। तो वो क्या होते हैं, राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं? नहीं होते। प्रभुत्व संपन्न शक्तियों का प्रयोग, आपने पढ़ा होगा कि हर एक व्यक्ति प्रभुत्व संपन्न होता है, हर एक व्यक्ति सॉवरेन होता है, यानी हर एक व्यक्ति में प्रभुत्व संपन्नता होती है। कैसे होती है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना। प्रभुत्व संपन्न का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न क्या मतलब होता है? खुद का जो मालिक होता है, स्वयं का जो मालिक होता है, स्वयं का जो प्रभु होता है, इसीलिए वो प्रभुत्व संपन्न है, स्वयं के मालिक है। ठीक है। भारत 1947 के पहले संप्रभुत्व संपन्न नहीं था। अब संप्रभुत्व संपन्न हो गया, यानी स्वयं अपनी नीतियों का निर्धारण करता है, जो भी करना होता है करता है। उसी तरह आप भी हो। आप अपनी जिंदगी में किसी को लोड लेते हो क्या? किसी का जिंदगी में किसी को सेठते हो क्या? सीधी भाषा में किसी को नहीं सेठते हो, जो मन आता है करते हो। क्यों? क्योंकि प्रभुत्व संपन्न हो। लेकिन वहां पे भी प्रभुत्व संपन्न में आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, चाहे वो समाज के हो, चाहे वो घर के हो, चाहे वो परिवार के हो, चाहे वो आपके सरकार के मानते हो। तो प्रभुत्व संपन्न व्यक्तियों को प्रयोग, प्रभुत्व अब प्रयोग कौन कर रहा है? क्योंकि आप अपनी प्रभुत्व संपन्नता को किसको ट्रांसफर कर देते हो? स्टेट को। स्टेट में पार्लियामेंट होगी या तो स्टेट लेजिस्लेशन होगा। आप अपनी सॉवरेंटी को क्या करते हो? ट्रांसफर कर देते हो। और उस ट्रांसफर जब करते हो तो उस मजबूत कौन होता है? आपकी छोटी छोटी शक्तियों से मजबूत कौन हो रहा है? आपकी संप्रभुता से मजबूत हो रहा है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो राष्ट्र के लिए सर्वोच्च संस्था बन जाती है। वो जो नियम कानून बनाएगी पूरे देश में लागू होंगे। होते कि नहीं होते? तो ये प्रभुत्व संपन्न व्यक्तियों को प्रयोग करने वाले अपने अधीनस्थ। अब हम लोग क्या है? हम लोग अधीनस्थ ही तो हैं। अब वो सब ऊपर चले गए, हम नीचे रह गए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या मिलता है पता है? गनर मिलता है, ये मिलता है, वो सब मिलता है। आपको मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता आपको? आपको मिलना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी मिलना चाहिए ना हर एक व्यक्ति को। लेकिन अब वो राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो चुके। क्यों? क्योंकि आप जैसे दसियों लाख लोगों ने उनको मतदान दिया है, मत किया कि भैया ठीक है आप हमारी तरफ जाओ, आप हमारी तरफ जाओ, आप हमारी तरफ जाओ। ये तो किया ना। वोट देते हो तो यही तो करते हो कि ठीक है हम तुमको जिताना चाहते हैं, हम तुमको जिताना चाहते, सब देते तो संपूर्ण सम्मत में कौन? अब वो आपके लिए जो चाहे वो कानून बना सकता है। और जो कानून बनाएगा वही वही विधि है, वही लॉ है ना। बात समझ में आ गई? तो राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ और प्रभुत्व संपन्न व्यक्तियों द्वारा अपने अधीनस्थ लोगों के लिए बनाए जाने वाले नियम और कानूनों का जो समूह होता है वही। एक लॉ के बारे में अब कोई संशय तो नहीं रहेगा। इतना बात याद रखना। शब्दों पे ध्यान दो। अच्छा करना है कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी चीज, शब्दों पे ध्यान दो। शब्दों के साथ खेलना शुरू सीखो। शब्दों के साथ खेलना सीख जाओगे सारा काम। जैसे साबुन, आपके कपड़े में कौन सा मैल लगा वो ये नहीं देखती। वो ये उसका कर्तव्य क्या है? साफ करना। वो ये नहीं देखता कौन सा है, कीचड़ लगा है, धूल लगा है ना। किसके दाय से नहीं मतलब होता, उसका अपना काम करना। उसकी क्षमता के अंदर तो वो साफ कर देगा, क्षमता के बाहर है तो नहीं कर पाएगा, कर देगा। तो आपको अपने नियम और कानून, अब देखो दूसरी चीज, विधि एक समादेश होता, समादेश सॉरी, विधि एक व्यादेश होता है। व्यादेश, अब ये भी समझ लेना। व्यादेश
व्यादेश मीन्स होता है कमांड। व्यादेश कमांड, कंट्रोलिंग। अगर विधि कमजोर है, उसकी पकड़ नहीं है समाज पे, तो कोई मतलब है क्या उसका? उस विधि का कोई मतलब है? जिस तरह से यूएनओ की विधि का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई कमांड नहीं है, इन्फोर्समेंट मशीनरी नहीं है उसके पास। तो विधि एक व्यादेश है जो समाज के सभी सदस्यों द्वारा, किसके, समाज के सभी सदस्यों द्वारा अनुपालनीय है, यानी जिसको, जिसका उन्हें पालन करना है, और अनुपालनीय है, और उस अनुपालनीय व्यवहार का निर्देशन करता है कौन? कमांड, विधि, है ना। हमने कहा कि ये विधि कल से इन्फोर्सेबल हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो अब सभी व्यक्तियों को क्या माना जाता है कि सभी व्यक्तियों को ये विधि ज्ञात हो गई। अभी रात 11 मतलब कल अनाउंस कर दिया गया, और कि रात 1 बजे से 12 बजे से ये विधि लागू हो जाएगी कि सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान करना वर्जित है। कर दिया, कानून पारित कर दिया। अब रात 1 बजे के बाद पुलिस वाले निकले, 12 बजे के बाद, ट्रेन पे और स्टेशन पे और ये वो। अब लोगों को क्या पता क्या हुआ है, उड़ा रहे हैं बढ़िया, सिगरेट बीड़ी जो भी, जिससे ना अपना। पुलिस वाले गए डंडा पटके, और कल कानून पारित हुआ, सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान करना वर्जित है। समझ में नहीं आ रहा तुमको? अरे साहब, हमको तो कुछ पता ही नहीं। तो अब क्या है, यहाँ पे उसको छोड़ दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि विधि सभी को, तो अब अनुपालन करना है। अब अगर आपने अनुपालन नहीं किया, तो वो विधि के उल्लंघन में आपको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा, जो पहले हम लोग देते थे। तो अब यहाँ पहले हम लोग समाज में नियम कानून बना के उसको पनिशेबल करते थे, अब कौन कर रहा है? अब हमारा स्टेट कर रहा है। तो अगर उसने जो विधि बनाई, उस विधि का अगर आप उल्लंघन करते हो, तो आप दंडित होगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यानी कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आया? अभी विधि होती क्या है, और कैसे हमारे पास ये दंडनीय साधन के रूप में हमारे पास आती है, कमांड के रूप में आती है। ठीक है, लेकिन कमांड दे दो, जब कमांड दे दिया जाता है तो वो काम करना शुरू कर दिए। विधि जो होती है वो हमेशा राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। विधि राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब सरकारें आपकी बदलती है, तो विधियों का पारित होने का मिजाज भी अलग अलग हो जाता है ना। कोई समाज में स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहता है, सख्त कानून लाना चाहता है। कोई लिबरल कानून रखना चाहता है, ताकि जनता को ज्यादा परेशानी ना हो, है ना। तो ये लोगों द्वारा मान्य न्यूनतम मानकों के अनुरूप होती है, यानी कि एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है उसके अनुरूप होती है। विधियों का केवल प्रवर्तन ही नहीं, अपितु व्यवहार भी, या व्यवहार की आपराधिक रूप में जो परिभाषा भी राजनीतिक प्रक्रिया का एक भाग होती है। ठीक है, यानी आप जो आपके पास डेफिनेशंस है, वो भी राजनीतिक प्रक्रिया का एक भाग है। अभी हम लोग इसमें जब डिफिनेशन देखेंगे एक एक का, तो वहां पे समझिएगा अल्टीमेटली भाषाओं का परिवर्तन है। जितने भी, चाहे वो ब्लैक स्टोन हो, चाहे वो मॉरिस हो, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो ऑस्टिन हो, चाहे वो केनी, कोई भी हो, जितने भी यहाँ पे ज्यूरिस्ट है, उन सब ने डिफिनेशन दिया है इसमें। सिर्फ परिवर्तन शब्दों का है, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि ये दंडनीय नहीं है। सबने कहा, किसी ने कहा कि समाज के लिए निर्धारित विधि
का उल्लंघन करना दंडनीय है। किसी ने कहा कि सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन करना दंडनीय है। सबने अपने अपने, लेकिन कहा वही अल्टीमेटली कि जो भी कानून है, जो भी नियम है, उनको करने का या ना करने का जो हमें आदेश है, अगर उसका हम वायलेशन करते हैं तो हम दंड के भागी हैं। अल्टीमेटली सबका यही सेंस आ रहा है, सिर्फ परिवर्तन कहां पे, शब्दों में। तो इसमें सबसे पहले आते हैं परिभाषा के अंतर्गत, इसमें देखते हैं हम लोग ब्लैकस्टन की, ब्लैकस्टन, बेंथम, ये दो लोगों को पहले देखते हैं। ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन में देखो, एक किसी की एक डेफिनेशन याद रखना, ये मुख्य परीक्षा में काम आएगा। बाकी आप प्री के लिए तो पढ़ना ही है। तो उसमें एक डेफिनेशन इसलिए याद होना चाहिए कि कभी कभी जब पूछ लेता है ना कि परिभाषा सहित व्याख्या करिए, तो एक परिभाषा जो छोटी लाइन की हो, सटीक हो, बस एक रटे रहना, एक एनी टाइम रटे रहना, बाकी रटी हो ना हो कोई मैटर नहीं है, लेकिन एक जब लिख दोगे ना सटीक। तो ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं देखो, इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक थी कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। आजकल बुक्स भी पूछने लगा तो उसको लिख देना, कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। ब्लैक स्टोन ने अपनी पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में अपराध को कैसे परिभाषित किया, देखिए। इन्होंने कहा कि निषिद्ध निषिद्ध और समादेशित, अभी हिंदी में अभी देख लो ना, निषिद्ध और समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में, यानी कि जो फॉरबिडन और कमांडिंग करने वाली जो पब्लिक लॉज है, निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोक अपराध कहलाता है। इतनी सी भाषा है इनकी, अब इसको समझ लो। अगर हमने कहा कि आपको इस दरवाजे के बाहर जाना मना है, निषिद्ध, ठीक। अब अगर आपने उल्लंघन किया तो, जब सीता जी का अपहरण हुआ था ना, तो जब गए थे तो उन्होंने सर्किल खींच दिया था। हाँ, खींच दिया था ना, इसके बाहर मत जाना, उल्लंघन किए, अपराध हो गया। नहीं किए, नहीं गए होते, नहीं होता। तो निषिद्ध यानी कि फॉरबिडन और कमांडिंग, यानी जिसको हमने मना किया है कि ये नहीं करना है, सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान नहीं करना है, मना किया है ना, निषिद्ध किया गया। और समादेशित किया गया, या ये कहा गया है कि आपको ये काम बोल दो कि नहीं करना है, या बोल दो कि ये काम करना है। कमांड हमने दिया कि आपको राष्ट्र की जब जरूरत पड़ेगी तो सेना में भर्ती होना पड़ेगा, ये हमारा कमांड है, समादेश। अब अगर आपने इनकार कर दिया तो दंड के भागी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे ब्लैक स्टोन ने क्या कहा कि निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के, अब सार्वजनिक विधि, ये सब सार्वजनिक विधियां हैं, ये कोई पब्लिक विधि नहीं है, प्राइवेट विधि नहीं है, ये सब पब्लिक विधियां हैं, सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोक अपराध कहलाता है। ठीक, समझ में आ गई। अब बेंथम भी कहते हैं, बेंथम भी क्या कहते हैं, बेंथम की जो डिफिनेशन है, ये तो डिफिनेशन किसकी हो गई, इसको याद कर लेना, ये थोड़ा अच्छी लगती है। हाँ, ब्लैक स्टोन की है ना। बेंथम क्या कहते हैं, बेंथम कहते हैं कि अपराध वो है जो, जिसको विधिनांग, विधिनांग मतलब
जो विधि बनाने वाली जो संस्था होती है ना, पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेशन ने, विधान ने अच्छे या बुरे कार्यों से, अच्छे या बुरे कारणों से क्या किया, निषिद्ध कर दिया। अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया। यदि उपयोगिता के नियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संभावित विधि के अन्वेषण के लिए प्रश्न सैद्धांतिक शोध से संबंधित है, तब ऐसे कार्यों को जो कि किसी बुराई के कारण अथवा उसे संपन्न करने की संभावना के कारण निषिद्ध किए जाने चाहिए, हम अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे भारत में बढ़ते हुए रेप की संख्या को देखते हुए हमने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को या पुरुषों को मिलने से प्रतिबंधित कर दिया, सार्वजनिक स्थान। अब अच्छे कारण से हुआ या बुरे कारणों से, दोनों कारण, अच्छे कारण से भी है और बुरे कारण से भी। बुरे कारण क्या होते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे पुल है, पुल के किनारे किनारे क्या लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? यमुना ब्रिज के किनारे कुछ लगाया जाता है। हाँ, रेलिंग लगाई जाती है ना। क्यों लगाई जाती है? कूदने के लिए। हाँ, कोई छलांग ना लगा दे, एक डायरेक्शन में जाना है आपको, तो लोग उसको अच्छा काम समझते हैं क्या, कूदना या कूदने देना किसी को अच्छा काम है क्या? बुरा काम है ना। तो अब उसको रोकना हमारा काम है कि नहीं काम है? ठीक है। तो वहां पे हमें रोकने के लिए अगर नियम कानून बनाना है तो हम बना सकते हैं। बेंथम ने ये बात कही कि यानी कि जो हमारी विधानसभा अच्छे या बुरे कारणों से कोई भी विधि या नियम या कानून जो बनाती है, उसको हम विधि की संज्ञा दे सकते हैं, यानी आपराधिक विधि, अपराध की संज्ञा। अब उसको जो ब्रीच करेगा, हमने तो बना दिया, अब जो उसको ब्रीच करेगा वो दंड से दंडनीय हो। फिर स्टीफन महोदय आते हैं। स्टीफन, इन्होंने क्या कहा है? स्टीफन कहते हैं कि मात्र सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध है। मात्र सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध। इसी के, चूंकि ऑस्टिन के जो स्टीफन ने, जो ब्लैकस्टोन के संपादक थे, ब्लैकस्टोन के संपादक थे ऑस्टिन, यानी कि वो गुरु थे ब्लैकस्टोन, और ऑस्टिन जो थे वो चेले थे, ये संपादक थे, चेले मतलब। अब ब्लैकस्टोन ने एक डिफिनेशन और दिया था। इन्होंने क्या कहा था यहाँ पे, ऑस्टिन ने, सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध है। ब्लैक स्टोन ने कहा था कि सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन अपराध है। तो ब्लैक स्टोन ने दो शब्द यूज किए, ऑस्टिन ने एक शब्द यूज किए। अब यहाँ पे ऑस्टिन की डिफिनेशन जो है वो बहुत संकुचित है। कैसे संकुचित है? आपने सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य की बात को हटा दिया और अधिकारों की बात आपने कर ली। कर्तव्य का उल्लंघन, अब जैसे मान लो आपकी दुकान है, ठीक है, और उस दुकान में आप मिलावटी सामान बेच रहे हैं, क्या यह अधिकार है आपका? वो सामान ना बेचना आपकी ड्यूटी है,
मिलावटी सामान ना बेचना आपका कर्तव्य है, या अच्छा सामान बेचना आपका कर्तव्य है। प्रचार करना आपका अधिकार है, विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन विरोध करना आपका अधिकार है तो फिर विरोध में अपराध क्यों हो जाता है? शांतिपूर्ण विरोध करना आपका अधिकार है, उत्पात मचा के हथियार लेके असलहे लेके विरोध करना आपका अधिकार नहीं है। बात समझ गया ना? तो सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन भी अपराध है, सीधी भाषा में। और इजी भाषा में अगर याद करना तो याद कर लो। अब अधिकार और कर्तव्य तो समझ गए ना? अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, इसको भी एक संक्षिप्त भाषा में समझ लो। अधिकार और कर्तव्य, माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजा है, भेजा है ना? ये उनका उनका माता पिता का अधिकार है कि कर्तव्य है? ना उनका कर्तव्य ना उनका अधिकार है, उनका दायित्व है ये, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ठीक है, उनका दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, तो अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनकी ड्यूटी है। अब उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है, ऑफिस जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। उसी दायित्व को निभाने के लिए, अच्छा क्या शादी करना अधिकार है या कर्तव्य है? शादी करना किसी की भी, आप लोगों की क्या शादी करना क्या अधिकार है या कर्तव्य? कर्तव्य है, कर्तव्य है। हाँ, ड्यूटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने वंश को आगे बढ़ाना है, ये आपका दायित्व है। अब उस दायित्व में आपको अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे। अब माता पिता ने आपको इलाहाबाद भेजा तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपका अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है? आपका अधिकार ये है कि अगर वो समय से किराए का पैसा नहीं भेजते हैं मकान मालिक का, ठीक है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको इन्फॉर्म करो, ड्यूटी है आपकी। माता पिता से आप लीजिए कि पिताजी पैसा नहीं है, मेरी ड्यूटी है। मकान मालिक को पैसा देना किराए का आपकी ड्यूटी है। और नहीं, सॉरी, माता पिता से पैसा लेना आपका अधिकार है, अधिकार है, राइट है। ड्यूटी क्या है आपकी? संगम किनारे जाके, संगम किनारे जाके क्या करना? 12 बजे तक सोना, पिक्चर देखना, खाना, लड़ाई करना, यही सब ड्यूटी नहीं? क्या है? पढ़ना, पढ़ाई के लिए आया है, वो आपकी ड्यूटी है। अब अधिकार माता पिता के प्रति, अब उस रूम के मालिक के प्रति भी, मालिक के भी अधिकार है। अगर उस रूम में साफ सफाई नहीं है, रूम गंदा है, पानी नहीं आ रहा है, और दिक्कतें हो रही हैं, तो ये मकान मालिक की ड्यूटी है, ठीक है, कि वो पूरा करे। तो हर आदमी के अपने अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं, और लाइबिलिटी भी। तो फंडामेंटल राइट आपको मिले ना, वो आपके अधिकार है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपकी ड्यूटीज है, कर्तव्य है, वो करना चाहिए आपको, जो कि नहीं करते हो, है ना? अधिकार को मांगे चले जाते हो, है ना? अधिकार मांगने के लिए दौड़े चले जाते हो और ड्यूटी करना नहीं चाहते। तो ये बात समझ में आ गई। तो डिफिनेशन क्लास में कभी कभी एक सवाल आपका आ जाता है, या
चार के रूप में एक आ जाता है, सुमेलित करवा देता है कभी कभी। तो इसमें आस्टिन, बेंथम, ब्लैक स्टोन, केनी, ठीक है, अ, बहुत से हैं अभी इसमें। केनी ने जैसे कहा था, केनी ने, तो कुछ नहीं तो कम से कम इनके नाम याद रखो। केनी ने क्या कहा था कि अपराध ऐसा दोष है जिनमें अनुशास्ति, अनुशास्ति समझ रहे हो ना, सैंक्शन, जिनमें अनुशास्ति दंडात्मक होती है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, तथा यदि वो क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा, क्राउन। ऐसा उसने क्यों कहा? अगर माता पिता में से माता जी ने घर में कहा कि आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, ये सैंक्शन है तुम्हारे ऊपर, क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, सैंक्शन लग गया। अब ये सैंक्शन, दिन भर खाना ना मिलना क्या है, दंड है कि नहीं है? है ना? अब इसको क्षमा कौन कर सकता है? क्षमा कौन कर सकता है? पापा कर सकते हैं, सम्राट है वो घर के, है ना? तो सैंक्शन, जैसे सुना होगा आप लोगों ने कि इस राष्ट्र ने उस राष्ट्र के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, तो अब उस सैंक्शन को कौन हटा सकता है? सम्राट हटा सकता है। उस राज्य का जो है प्रमुख होगा वो हटाएगा। उत्तर कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, किसी की मजाल नहीं है कि वहां पे वो कोई व्यापार कर ले वहां से, नहीं कर सकता। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हेलो। हम्म। पूछ रहे हो कहाँ पे हो अभी? चलो अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी क्लास में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मिस्टर नवनीत, मिस्टर विशाल, मिस्टर धर्म प्रकाश, नहीं आ रही समझ में? तो कभी कभी तो लेक्चर होता है ना? लेक्चर से क्या होता है, भाषाओं का सरलीकरण होता है, पता है कि नहीं? भाषाओं का, जैसे भी इतनी चीजें पढ़ी थी, अगर लाइन में पढ़ के समझना चाहते तो कई बरस लग जाते समझने में कि कहना क्या चाहते, या उलझन में छोड़ के भाग जाते आगे, है ना? तो लेक्चर इसीलिए देना जरूरी होता है। लेकिन आप लोग लिखने में बड़ा एतबार करते हो, है ना? लिखने में बड़ी मजा आती है ना, तुम लोगों को, लिखाते रहो सब, लिखाते रहो। चलिए लिखाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी। केनी का हो गया। फिर उसके बाद कीटन का आता है, कीटन। बोल देते हैं, बाकी फिर अपना समझ लेना, ताकि शब्द समझ लो, बाकी फिर अपना याद कर लेंगे। कीटन क्या कहते हैं कि अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है। अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है जिसे राज्य दंड आरोपित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सबसे उपयुक्त ढंग से परिशुद्ध करता है, ना कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के स्वविवेक पर उपचार छोड़कर देता है। यानी कि अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य है। अवांछनीय मतलब अनवांटेड, चले जा रहे हो, किसी को धक्का मार दिए, है ना? अवांछनीय कार्य है कि नहीं है? नहीं करना चाहिए था, आपने कर दिया, तो दंड कौन देगा? राज्य देगा। अब दंड के माध्यम से आपको शुद्ध किया जाएगा। जैसे आजकल शारीरिक दंड से ज्यादा आर्थिक दंड पे ध्यान दिया जा रहा है। ये जो रेड लाइट होता ना चौराहों पे, जब तक पुलिस वाले बेचारे सीटी बजा के रोकते थे, तब तक आप क्या करते थे, सटा के बाजू बाजू से निकाल ले जाते, है ना? और जब से 500 1000 रुपया दंड हो गया, तब क्या करते हो, लाइन के दूर ही खड़े हो जाते हो, कहीं लाइन पे भी ना चढ़ जाने तो पता चला फिर कट गया, अब चला, है कि नहीं? तो ये परिशुद्ध अवांछनीय कार्य, क्योंकि
वांछित नहीं है कि आप इधर क्रॉस करो जब रेड लाइट हो जाए, आप कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। तो अब आपको कैसे सुधारा जाएगा? दंड के माध्यम से सुधारा जाएगा। वो दंड कौन देगा? राज्य देगा। ठीक है। तो अगर अवांछनीय कार्य आप करते हो तो आपको उस अवांछनीय कार्य के लिए दंडित करने का काम स्टेट का है, राज्य करेगी, और वो आपको सुधारने का प्रयास करेगी कि सुधर जाएगी। ठीक है। दंड के माध्यम से। जेल क्यों भेजा जाता है? जेल ऐसे भेजा जाता है क्या? जेल किस लिए भेजा जाता है? जेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ। और उसको कारागार क्यों बोलते हैं? वो कारागार को कारागार क्यों बोलते हैं? कारीगर रहते हैं क्या वहां पे? हाँ? सुधार गृह भी तो बोलते हैं ना। हाँ, सुधार गृह भी उसको बोला है। ठीक है। हाँ। तो पैटर्न की एक डेफिनेशन और देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से हटते हैं। ठीक है। पैटर्न। पैटर्न ने ये कहा था कि अपराध के सामान्य लक्षण है राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा करना, और तथा दंड देना। और ये हर देश और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग होता है। तो उन्होंने अपराध के तीन लक्षण बताए थे। पैटर्न ने अपराध के तीन लक्षण बताए। लक्षण मतलब समझ रहे हो ना? तीन फीचर्स। पहला ये था कि किसी मनुष्य के असामाजिक कार्य द्वारा, असामाजिक कार्य द्वारा क्षति पहुंचना जिसे शासन रोकने को इच्छुक है। तो आजकल हमारे धार्मिक उत्सवों के अवसर पर क्या होता है? देखते होंगे, सुनते होंगे ना, किसी मंदिर पे चढ़ गए, किसी मस्जिद पे चढ़ गए, डीजे लगते हैं बिल्कुल बेसुरा बजाने। कुछ भी हो सकता है। तो असामाजिक कार्य द्वारा क्षति पहुंचना जिसे शासन रोकने को इच्छुक है। शासन नहीं चाहता। शासन तो पुलिस लगा देता, लेकिन फिर भी जिसकी होती है वो चढ़ जाता है ना। दूसरा ये है कि शासन द्वारा किए गए निरोधक उपाय, प्रिवेंटिव, दंड या दंड की धमकी के रूप में। अगर आगे कदम बढ़ाए तो पैर तोड़ देंगे, प्रिवेंशन है। अगर माफियागिरी की है तो घर पे बुलडोजर चल जाएगा, है ना। ये क्या है? ये प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव रेमेडीज है। हिम्मत पड़ेगी क्या? अभी आप ही का मोबाइल लेके कोई छोटा सा बच्चा आए और आपका मोबाइल ले ले, और बाल्टी भरी रखी हो और ले जाके ऐसे, आगे मत बढ़ना नहीं तो छोड़ देंगे। मतलब आप कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते समझाने के लिए। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। तीसरी बात क्या है कि विधिक कार्रवाइयां जिनमें अभियुक्त के अपराध को विनिश्चित किया जाता है, सर्टेन। अब विधिक कार्रवाइयां जिनमें अभियुक्त के अपराध को निश्चित किया जाता है कि आपने अगर ये काम किया है तो आपने चोरी किया है, आपने ये काम किया है तो आपने मिस अप्रोप्रिएशन किया है। विशिष्ट प्रकार की होती है तथा विशिष्ट प्रकार के साक्ष्य नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। तो अब जब हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आप किसी का पैसा ले जाके खर्च कर दोगे तो क्या होगा, कोई फॉल्स या फैब्रिकेटेड क्वाइंस लेके अगर चलते हो तो आप गलत काम करते हो ना। तो ये पैटर्न ने तीन।
तो अब ये दोनों क्लियर हो गया ना, मतलब डिफिनेशन, नेचर और डिफिनेशन। तो नेचर में अभी और भी आएंगे हम लोग, नेचर में भी बाकी है। डिफिनेशन क्लियर हो गया ना। ये ऑस्टिन की ज्यादा चलती है, ऑस्टिन की, बेंथम की, ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन ज्यादा माने जाते हैं, ब्लैकस्टोन ज्यादा पूछता है। ऑस्टिन की भी पूछता है, ब्लैकस्टोन की भी पूछता है, केनी की भी पूछता है। तो ये चार पांच जो डिफिनेशन है ये मशहूर है बाकी तो आजकल किसकी पूछ ले कोई भरोसा नहीं। आप लोग रिज्वाइन कर लेना, ठीक है, दोबारा ज्वाइन करना आप लोग।